This conference will now be recorded. हाँ जी मेरे भाई, आगे सारे नमाज पढ़ के या कोई बंदा इन ट्रांजिट में है, मुझे लगता है 2-4 लोग, बाकी तो आगे होंगे। मैंने वेट तो किया है कि सारे लोग टाइम पर पहुंच जाएं। अब देखते हैं कि अगर कोई बंदा नहीं आया तो फिर रिकॉर्डिंग से गुजारा कर लेगा। हमने लीनियर प्रोग्रामिंग को तकरीबन अब कंप्लीट करने वाली पोजीशन पे आ चुके हैं। हमने लास्ट टाइम सिनी कॉन्सेप्ट अब सारे हो गए हैं, सिर्फ 2 चीजें रह गई। एक, आई कैप अपने पेपर्स के अंदर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन देता है, मतलब जिसे हम वर्ड्स प्रॉब्लम कह सकते हैं। उस थ्योरेटिकल क्वेश्चन के अंदर आई कैप फिर क्या कहता है कि उससे हमसे कंस्ट्रेंट फंक्शन भी बनवाता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बनवा सकता है। ऑब्जेक्टिव और कंस्ट्रेंट फंक्शन अगर बन जाए तो फिर आगे तो वही काम है कि हमने शेडेड रीजन, कॉर्नर पॉइंट्स, मिनिमम मैक्सिमम ये काम करना होता है। लेकिन आई कैप क्योंकि अब मार्क्स बहुत कम है, मैक्सिमम 3 मार्क्स का पेपर आता है क्वेश्चन कि 3 मार्क्स से ज्यादा नहीं होता, तो वो फिर क्या करता है कि हमें एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे देता है, वर्ड स्टेटमेंट के अंदर दे देता है और कहता है जी इसमें से मुझे ना कंस्ट्रेंट के फंक्शन बना कर दें और ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी कभी कभी पूछ लेता है। ये काम भी हम करते हैं कि कंस्ट्रेंट फंक्शन भी बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बनाते हैं। और फिर लास्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो ये होगा कि कभी कभी वो ग्राफ देकर हमसे कंस्ट्रेंट फंक्शन बनवाता है। नॉर्मली तो ये सवाल हम करते हैं ना कि कंस्ट्रेंट फंक्शन गिवन होता है, हम उसका ग्राफ बना लेते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट कर देते हैं, आंसर आ जाता है। लेकिन अब वो क्या करेगा, हमें स्टेटमेंट दे देगा वर्ड्स के अंदर, वर्ड्स प्रॉब्लम जिसे आप कहते हो, उससे वो आपको कहेगा कंस्ट्रेंट फंक्शन बनाओ, या फिर क्वेश्चन दे देगा उससे ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाओ, या फिर लास्ट वन इज कि हमें ग्राफ बनाकर दे देगा और हमसे कंस्ट्रेंट फंक्शन बनवाएगा। राइट, तो ये अब हमारे पास 2-3 टाइप्स रह गई हैं। हम कोशिश करते हैं कि आज इसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर कर लें, और अगर आज कवर चीजें हो जाती हैं तो ठीक है, वरना कल भी हमारा लेक्चर पॉसिबल है। वो क्लास के एंड पे मैं बता दूंगा कि कल का लेक्चर हमारा है या नहीं। ऑफिशियली सैटरडे हमारा ऑफ है, अनऑफिशियली हम उसको ऑन कर सकते हैं, क्योंकि घर में आप बैठे हो ना, ये तो नहीं कह सकते जी आंख नहीं खुली। और वैसे भी 1 बजे आपकी क्लास होती है, तो 1 बजे तो आप सारे उठ भी जाते होंगे और खाना खुना खा के फ्रेश भी हो जाते होंगे। जी जनाब, तो पहले बिस्मिल्लाह करते हैं, ग्राफ से कंस्ट्रेंट फंक्शन सीखते हैं कि आपको क्वेश्चन के अंदर ग्राफ गिवन हो और ग्राफ से आप कंस्ट्रेंट फंक्शन बनाएं। ठीक है, चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। फिर एक अज्यूम करते हैं, ये सारा डाटा अज्यूम है, इसलिए मैं पहले कह रहा हूं कि आप बार बार दोबारा उसको ये ना चेक करने बैठ जाना कि जनाब ये तो जो ग्राफ बना हुआ है एक्चुअल में तो वो आ ही नहीं रहा। तो ये पहले से ही मैं आपको बता दूं कि ये जो हम ग्राफ बना रहे हैं ये एक अज्यूम्ड ग्राफ है। सपोज दैट ये एक लाइन है हमारे पास, एक फिर और एक लाइन बना लेते हैं, एक ये लाइन है हमारे पास, और एक ओरिजिन से लाइन गुजार लेते हैं, एक ये लाइन है। सपोज ये हमारे पास कुछ लाइंस हैं, हम इसका ये एरिया शेड कर लेते हैं। ये शेडेड एरिया भी आपको बताया हुआ है। कहते हैं कि ये जो लाइन है ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है और ये लाइन 3 है। कहता है आपने जस्ट ये चेक करके इन इक्वालिटी का साइन हमें लगा के देना है। इन इक्वालिटी का कि लाइन 1 का जो ग्राफ है, लाइन 1 वो खुद बता रहा है। कहते हैं लाइन 1 हमारे पास है, सपोज दैट 3x प्लस y इज इक्वल टू, मैं पहले कह रहा हूं कि ये अज्यूम्ड ग्राफ है तो इसलिए हम 6 लिख देते हैं। ठीक है, और लाइन 2 वो कहता है, जो लाइन 2 है वो है 2x प्लस 7y लेस देन और इक्वल टू 14। और जो लाइन 3 है, सॉरी लेस देन, सॉरी इज इक्वल टू, लेस देन तो हमने लगाना है ना। और लाइन 3 का जो ग्राफ वो हमें बता देता है, वो कहता है कि जनाब जो लाइन 3 है हमारे पास,
लाइन के ना ये सिग्नल साइन जो होता है ना वो कुछ इस तरह से होते हैं। लाइन 3 जो है हमारे पास वो सपोज दैट x इज इक्वल टू 1/2y। सपोज ये तीनों लाइंस हमें बता दी गई। कहते आप इस ग्राफ को देख के इन इक्वालिटी के साइन लगाओ। आप इस ग्राफ को देख के इन इक्वालिटी के साइन लगाओ, राइट? अब इसके कई मेथड है और कोशिश हम करते हैं जो इन तमाम मेथड्स में सबसे बेस्ट मेथड हो, चाहे थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ही क्यों ना हो, जिसमें सारे क्वेश्चन कवर हो जाए। वैसे तो हम जब नीचे की तरफ शेड हो रहा होता है तो लेस देन का साइन लगाते हैं, जब ऊपर की तरफ शेड हो रहा होता है तो ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं। ये कॉमन रूल है, ये एक कॉमन रूल है, लेकिन ये सारी जिंदगी काम नहीं आता, हर क्वेश्चन में काम नहीं आता। आई कैप के क्वेश्चंस में काम आ जाता है क्योंकि आई कैप फर्स्ट क्वाड्रेंट को छेड़ता है। अदरवाइज जितने भी क्वेश्चन हैं हम ऐसा एक रूल डिस्कस करते हैं जिसमें तमाम क्वाड्रेंट के ग्राफ डिस्कस हो जाएं और हमारा आंसर भी ठीक है। ठीक है, तो जनाब आ जाओ जरा, हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ट्रू फॉल्स टेस्ट लगाएंगे। सबके ऊपर, हर लाइन के ऊपर ट्रू फॉल्स टेस्ट लगाएंगे और दोनों ऑप्शन लिखेंगे, दोनों ऑप्शन। तो बताएं जनाब, जिसके ऊपर कांस्टेंट होता है उसमें हम 0 0 पुट करते होते हैं। जिसके अंदर कांस्टेंट होता है हम ट्रू फॉल्स चेक करने के लिए 0 0 पुट करते हैं, और जिसके अंदर कांस्टेंट ना हो, मतलब दोनों वेरिएबल हो, तो वहां हम 1 0 पुट करते होते हैं। ये बात हमें पहले से पता है। कल एक स्टूडेंट ने मुझे सवाल किया कि सर मैंने 0 1 पुट किया था तो आंसर तो कुछ और आ रहा था। मेरे भाई आपने पॉइंट भी तो चेंज किया है। अगर आप 0 1 पुट करोगे तो आंसर चेंज आएगा, लेकिन शेड चेंज नहीं होगा। शेड चेंज नहीं होता किसी भी सूरत में, जो मर्जी पॉइंट ले ले। आप देखें ना, अब जरा गौर से मेरी बात सुनिए, ध्यान से जरा, मैं ये ऐसे एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं, एडिशनल बात। सपोज दैट मेरी ये लाइन है, मैंने ये पॉइंट पुट किया 1 0, तो ये बात सपोज दैट ट्रू आई, तो मैं किस साइड पर शेड करूंगा? जिस साइड का पॉइंट है, मतलब ट्रू स्टेटमेंट उसी साइड पर शेड होता है जिस साइड पे पॉइंट होता है। ट्रू स्टेटमेंट में जिस साइड का पॉइंट होता है उसी साइड पे शेड होता है, तो मैंने ये शेड कर दी। ठीक है, आपने कहा सर मैं ये पॉइंट लेना चाहता हूं 0 1। भाई अगर आप ये 0 1 लोगे तो देख लेना ये स्टेटमेंट फॉल्स आ रही होगी, और अगर ये फॉल्स है तो मतलब इस साइड पर शेड नहीं होगा, इसके अपोजिट साइड पर शेड होगा, तो शेड तो फिर भी यही हुआ। मतलब अगर हम पॉइंट कोई और लेंगे, अपोजिट साइड पे कोई पॉइंट लेंगे, तो वो स्टेटमेंट ही फॉल्स बन जाएगी। और जब फॉल्स स्टेटमेंट आती है तो जिस साइड पे पॉइंट लिया होता है उस साइड पे शेड नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि जिस बंदे को मैं ये समझाना चाह रहा हूं, जिसने मुझसे ये सवाल पूछा था, उसे समझ लग रही होगी। फिर भी अगर कोई ऐसा इशू आता है तो मुझसे बार बार ये डिस्कस करना, ताकि बार बार डिस्कस करने से ये चीजें क्लियर होती हैं। ठीक है, चलो ये तो था कि एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, इसका ताल्लुक इस हमारे क्वेश्चन के साथ नहीं है। अब आ जाओ जरा, मैंने थोड़ा ऐसी टेक्निक के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि आपका ये सवाल हल हो जाए। मैंने यहां पर ये जो इस जगह पर या ग्रेटर देन का साइन लगाना है या लेस देन का साइन लगाना है, या ग्रेटर देन का साइन लगाना है या लेस देन का साइन लगाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर 0 0 पुट करके लिख दूंगा एक दफा 0 लेस देन 6 और एक दफा लिख दूंगा 0 ग्रेटर देन 6। हर क्वेश्चन में एक दफा लिख दूंगा 0 लेस देन 14 और एक दफा लिख दूंगा 0 ग्रेटर देन 14। दोनों ऑप्शन इसके अंदर मैंने 1 0 पुट करना, x की जगह 1 और y की जगह 0, x की जगह 1 और y की जगह 0। दरमियान में जो साइन है इक्वल की जगह ग्रेटर देन या लेस देन लिखूंगा, तो मैं लिख दूंगा 1 लेस देन 0 और 1 ग्रेटर देन 0, क्योंकि इसके अंदर मैंने क्या पुट किया, x की जगह 1 और y की जगह 0, तो 1 x की जगह आ गया, इक्वल की जगह लेस देन भी लिखना है और ग्रेटर देन भी लिखना है। इक्वल की जगह एक दफा लेस देन लिखना है और एक दफा ग्रेटर देन लिखना है। यहां तक ओके? अब जरा आगे सीखें। अब मैं देखूंगा जो मेरी लाइन 1 है वो ट्रू है, अब ये यहां पर भी लिख दें
0 less than 6 true, 0 greater than 6 false, 0 less than 14 true, 0 greater than 14 false, और 1 less than 0 false और 1 greater than 0 true। ओके होगी बात। अब आप जरा अपनी इस लाइन को देखें, आपने क्या करना है, अपनी इस लाइन को देखना है। जो लाइन 1 है वो ट्रू है या फॉल्स है? ये लाइन 1 है, ये ओरिजिन से दूसरी साइड पर शेड हो रही है, तो बोलो जरा मिलके ट्रू है या फॉल्स है? जी जनाब, ट्रू है या फॉल्स है? लाइन 1 का जो शेड है वो ट्रू है या फॉल्स है? तकरीबन सबको आइडिया है कि ये फॉल्स है, क्योंकि ये अपोजिट साइड पे शेड हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर फॉल्स होगा तो फिर तो स्टेटमेंट ये बनेगी फॉल्स वाली, और फॉल्स वाली स्टेटमेंट में साइन कौन सा लिखा हुआ है? ग्रेटर का। तो बस मेरा काम हो गया। मैंने जो काम करना था वो यही था कि इक्वल की जगह इन इक्वालिटी का साइन रिप्लेस करना था। इक्वल की जगह इन इक्वालिटी का साइन रिप्लेस करना था। तो मेरे पास आ जाएगा 3x प्लस y ग्रेटर देन 6। पहला मेरा आंसर आ गया। ओके की बात। फिर नेक्स्ट यहां पर फिर देखूंगा लाइन 2। लाइन 2 नीचे की तरफ शेड हो रही है, मतलब ओरिजिन पुट किया था और ओरिजिन की तरफ ही शेड हुआ है, तो ये तो स्टेटमेंट ट्रू है। जिस जो पॉइंट पुट किया था शेड भी उसी तरफ है तो ट्रू, अपोजिट साइड पर होगा तो फॉल्स। तो इसमें साइन फिर कौन सा आएगा? 2x प्लस 7y लेस देन और इक्वल टू या लेस देन 14। ये दूसरा आंसर। अब लाइन 3, लाइन 3 जनाब ऊपर की तरफ शेड हो रही है और पॉइंट तो हमने पुट किया था 1 0, तो लाइन 3 भी फॉल्स है। लाइन 3 भी फॉल्स है, तो ये हमेशा उल्टी होती है उससे। लाइन 3 भी फॉल्स है और फॉल्स वाला साइन लिख देंगे x लेस देन 1/2 y। लो मेरे, ये तीनों हमारे आंसर आ गए। इक्वल की जगह हमने इन इक्वालिटी का साइन लिखना था, वो लिख लिया और यही हमारा आंसर है। पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि वो हमें ग्राफ बता देगा। हाँ, एक ये कह सकता है, ये तो हर किसी में ही होता है, ये वो बताए या ना बताए एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये हर जगह होता है। एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हर जगह होता है। ठीक होगी बात। चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, एक मैं ग्राफ आपको बनाकर देता हूं, आप भी मुझे इनइक्वालिटी के साइन लगा के देंगे। एक ग्राफ बनाकर देता हूं, आप मुझे इनइक्वालिटी के साइन लगा कर देंगे। पहले आप ये ग्राफ ड्रॉ भी करना, ठीक है? ये ग्राफ ड्रॉ भी करना। सपोज दैट शेड ये बन रहा है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है और ये लाइन 3 है। लाइन 1 में लिखने लगा हूं 3x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 12। लाइन 2 लिखने लगा हूं 2x प्लस 9y लेस देन और इक्वल टू 18। और लाइन 3 लिखने लगा हूं 1/2 x इज इक्वल टू, सॉरी लेस देन तो नहीं है, सॉरी माजरत इक्वल है, क्योंकि इक्वल साइन तो ये आपने लिखना है, इज इक्वल टू y। लो मेरे भाई, इन सारी तीनों लाइंस के अंदर इन इक्वालिटी का साइन पुट करके दें। टाइम है आपके पास 4 मिनट का। 4 मिनट के अंदर
आपने तीनों इक्वेशन के अंदर इन इक्वालिटी का साइन पुट करके देना है। ठीक हो गया जनाब, जल्दी कर ले जरा। जी जनाब, हो गया। चलें जी, देखते हैं किसका आंसर कितना ठीक है। अब हम वही एक बात याद रखें, जिसको नहीं समझ लगी ना वो बड़ा ध्यान से देखेगा। सबसे पहले जो
कांस्टेंट वाला नंबर होगा। एक बात याद रखें, ये जो हम काम करते हैं ना, ये कोई रूल नहीं है। रूल ये है कोई भी पॉइंट पुट करना, कोई भी पॉइंट पुट करना, ये रूल है। ये हमने बना लिया कि चलो जल्दी जल्दी सवाल हो जाएगा, 0 0 पुट कर दिया करेंगे, और बगैर कांस्टेंट लाइन में 0 0 पुट नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑन द लाइन पॉइंट होता है। ठीक है, ऑन द लाइन कभी कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन का लोगे तो आंसर आपका वेरीफाई नहीं होगा। इसलिए लाइन के ऊपर या लाइन के नीचे कोई सा पॉइंट लिया जाता है। तो जो रीजन से गुजरती है लाइन, वो हम 1 0 पुट कर देते हैं, जो दूसरी है उसमें 0 0 पुट कर देते हैं। तो इन दोनों में 0 0 पुट करेंगे, इन दोनों में 0 0 पुट करेंगे, और इसमें 1 0 पुट करेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट वाली लाइन है बगैर कांस्टेंट के। अब इसमें 0 0 पुट किया तो एक दफा खुद से लिखना है 0 लेस देन 12, खुद से 0 ग्रेटर देन 12, 0 लेस देन 12 ट्रू लिखना, ये भी खुद से है, ये फॉल्स लिखना, ये भी खुद से है। फिर इसके अंदर सेम स्टेटमेंट 0 लेस देन 18 ट्रू, 0 ग्रेटर देन 18 फॉल्स। फिर इसमें 1 0 पुट किया तो 1/2 एक दफा लेस देन और एक दफा ग्रेटर देन। 1 लेस देन 0 ये फॉल्स स्टेटमेंट है, और 1/2 ग्रेटर देन 0 ये ट्रू स्टेटमेंट। यहां तक अगर आपको बात नहीं समझ लगी तो आप पूछ सकते हैं। सबको बात क्लियर होगी? अब हम आते हैं इसमें पुट करने के, हमारी लाइन 1 नीचे की तरफ शेड हो रही है, इसका मतलब है ट्रू है। तो साइन कौन सा आएगा? लेस देन का। साइन कौन सा आएगा? लेस देन का, मतलब 3x प्लस y लेस देन 12। 3x प्लस y लेस देन 12, राइट। उसके बाद फिर लाइन 2 भी ट्रू है, वो भी नीचे की तरफ शेड हो रही है, तो ट्रू में यहां भी लेस देन का साइन आएगा, मतलब इस लाइन का यहां पे लिख लेते हैं इसके सामने 2x प्लस 9y लेस देन 18, इक्वल का साइन लगाया या नहीं लगाया। और जो लाइन 3 है वो ऊपर की तरफ शेड हो रही है, ये फॉल्स है। लाइन 3 फॉल्स है, मतलब फॉल्स लेस देन का, इसमें भी लेस देन का साइन आएगा क्योंकि 1/2 लेस देन 0 वाली स्टेटमेंट, लेस देन वाली स्टेटमेंट ठीक है। तो 1/2x लेस देन y। लो मेरे भाई, अगर आपको समझ लग गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ लगी तो इसको बार बार करने की कोशिश करें, समझ लग जाएगी या फिर लग समझ जाएगी। जी जनाब, अब लास्ट कॉन्सेप्ट सारे खत्म हो गए हमारे। अब क्वेश्चन जब अंग्रेजी में गिवन हो, उस क्वेश्चन को हमने किस तरह से डील करना है। जब क्वेश्चन अंग्रेजी में गिवन होगा, यानी वर्ड्स के अंदर गिवन होगा, स्टेटमेंट फॉर्म में होगा, तो उसको उससे कंस्ट्रेंट फंक्शन कैसे बनाने, यानी ये तो हमने ग्राफ से कंस्ट्रेंट फंक्शन बनाए हैं। अब हमने ये सीखना है कि स्टेटमेंट से किस तरह से करने हैं, और फिर इसके कोई मैं आपको 20-25 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा। कल तो सिर्फ क्वेश्चन बैंक होगा आपका करने के लिए, फिर नेक्स्ट वीक के लिए आपकी एक असाइनमेंट होगी जो आप एक दफा कंप्लीट करोगे, उसके बाद उसको वेरीफाई कर लेंगे, राइट। और इंशाल्लाह जो नया टॉपिक हमारा होगा मंडे से, मंडे को हमारा नया टॉपिक होगा, और वो होगा सीक्वेंस एंड सीरीज का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 4 है आपकी बुक में, वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, वो भी वो छोटा सा टॉपिक है, नेक्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद फिर बड़े बड़े टॉपिक्स बच जाएंगे, उस बड़े टॉपिक्स को स्टार्ट कर देंगे, वो भी इतने बड़े नहीं है और ना ही इतने बुरे हैं। चलिए जनाब, बिस्मिल्लाह करते हैं। एक क्वेश्चन लिखे जरा स्टेटमेंट फॉर्म में। मशीन ए प्रोड्यूस 5 units of X and 7 units of Y
while machine B produce while machine B produce 9 units of X and 4 units of Y। यानी जो मशीन A है वो 5 यूनिट X के बनाती है और 7 यूनिट Y के बनाती है, जबकि मशीन B जो है 1 घंटे में या 1 दिन में या एक कैपेसिटी उसकी बताई हुई है, और जो कि मशीन B है वो प्रोड्यूस करती है 9 यूनिट X के और 4 यूनिट ऑफ Y। राइट, अब ये कह सकते हो पर आवर्स के हिसाब से भी कह सकते हो, टोटल यूनिट्स भी कह सकते हो, ये जो भी इसको टोटल कैपेसिटी ऑफ मशीन A, टोटल कैपेसिटी ऑफ मशीन A is 2000 यूनिट्स। इसका मतलब है जो मशीन A है वो 2000 से ज्यादा यूनिट बना ही नहीं सकती। 2000 बनाएगी या 2000 से कम बनाएगी, 2000 बनाएगी या 2000 से कम बनाएगी। टोटल कैपेसिटी ऑफ मशीन B, टोटल कैपेसिटी ऑफ मशीन B is 4500 units। Total capacity of machine B is 4500 units। राइट, उसके बाद क्वेश्चन के अंदर मजीद थोड़ा सा, इतना भी क्वेश्चन हो तो कंस्ट्रेंट फंक्शन बन जाते हैं, इतना भी क्वेश्चन हो तो कंस्ट्रेंट फंक्शन बन सकते हैं, लेकिन हम अपना क्वेश्चन पूरा करते हैं। सेल प्राइस या प्रॉफिट या कंट्रीब्यूशन जो भी बताया हो, सेल भी बताया हो सकता है, कंट्रीब्यूशन भी वो कह सकता है, और वो इसका प्रॉफिट भी कह सकता है। ये कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकता है। सेल, कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ एक्स इज ₹1200 एंड फिर यही सेल पर यूनिट या सेल या कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट, कोई सा भी वर्ड कह सकता है, पर यूनिट ऑफ y is 1500। राइट, अब वो कहता क्या है पेपर में, हम सिर्फ आई कैप को देखते हैं। आई कैप क्या कहता है, वो यहां से कहेगा कि कंस्ट्रक्ट या मेक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दूसरा वो कहेगा कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रेंट फंक्शन। तो मेरे भाई याद रख लें, क्वेश्चन के अंदर आपको इन दोनों में से, दोनों भी या दोनों में से कोई एक बनाना आ सकता है। तो सबसे पहले आप वेरीफाई करें कि डन, कंफर्म करें कि आपने क्वेश्चन लिख लिया कंप्लीट। जी, अगर आपने क्वेश्चन कंप्लीट लिख लिया है तो फिर इसके हम कंस्ट्रेंट फंक्शन बनाने का मैं तरीका सिखाता हूं आपको, सारे मिलके और कंसंट्रेट करके देखेंगे। और आज मैंने ये भी देखना है, आपके अटेंडेंस में वैसे डेली देखता हूं, कुछ लोग पता नहीं क्यों, हद है वैसे, कि घर में बैठ के भी क्लास नहीं ली जाती उनसे, घर में भी। यानी ये तो ऐसा कन्वीनियंट वे है क्लास लेने का कि आप जिधर भी होंगे मोबाइल निकाले क्लास ले लें। लेकिन आपका भी टैलेंट है माशाल्लाह, जो बंदा क्लास नहीं लेता, सी बात है वो रिकॉर्डिंग तो सुनेगा, तो मैं उसकी कर तो रहा हूं ना, जब रिकॉर्डिंग सुनेगा फिर तो उसकी हो रही होगी ना। चलिए जनाब, अब यहां पर
मैं फंक्शन लिखने लगा हूं, आपने इसको ध्यान से देखना है। सबसे पहले मैं आपको तरीकाकार बताने लगा हूं। सबसे पहला काम आपने करना है डिफाइन वेरिएबल्स। पहला काम, सबसे पहला काम आपने देखना है कि वेरिएबल कौन कौन से इसके अंदर इन्वॉल्व है। वेरिएबल कहते किसे हैं? इसके अंदर वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। पता कैसे चला? एक बात याद रखें, जिसकी सेल प्राइस या कंट्रीब्यूशन गिवन होगा, या जिस चीज का प्रॉफिट गिवन होगा, या वो कहेगा जिसको बनाना है, वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं। यानी इसके अंदर एक्स और वाई वेरिएबल है, इसके अंदर एक्स और वाई वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद आपने डिफाइन करना है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का कैसे पता चलेगा? जिसकी आपको लिमिट गिवन होगी, जिसकी आपको लिमिट गिवन होगी। मतलब कि मशीन ए की कैपेसिटी 2000 यूनिट बनाने की है, मशीन बी की कैपेसिटी 4500 यूनिट बनाने की है। मतलब उसकी लिमिट बता दी गई कि इतनी लिमिट है, इतनी लिमिट है, कैपेसिटी बता दी जाती है या लिमिट बता दी जाती है, राइट। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमने ये देखना होता है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव कहां से पता चलेगा? 3-4 जगह से। या ऑब्जेक्टिव जाहिर सी बात है, वैसे पेपर में सवाल करते हुए भी पता चल जाता है, या प्रॉफिट मैक्सिमम करना होता है, या रेवेन्यू मैक्सिमम करना होता है, या कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम करना होता है, या कॉस्ट को मिनिमम करना होता है। ये मेन ऑब्जेक्टिव है, बाद में कोई भी हो सकता है, राइट। अब जब आपने ये सवाल पढ़ा, सवाल में दोबारा वापस आए, लिखा हुआ है मशीन ए प्रोड्यूस 5 यूनिट ऑफ एक्स एंड 7 यूनिट ऑफ वाई, मशीन बी produce 9 unit of x and 4 unit of y, total capacity of machine A। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा कंस्ट्रेंट है, क्योंकि कैपेसिटी की बात हो रही है। x और y मेरा वेरिएबल है, क्योंकि जिसकी सेल प्राइस गिवन हो या जिसको बनाया जा रहा हो, वो हमारा वेरिएबल होता है, राइट। अब मैं आपको तरीकाकार बताने लगा हूं, जरा ध्यान से सुनिए। जो आपके वेरिएबल होंगे उसको आपने ऊपर लिख लेना, जो आपके वेरिएबल्स होंगे आपने उसको ऊपर लिख लेना। और एक बात याद रखें, वेरिएबल मैक्सिमम 2 हो सकते हैं पेपर में, आई कैप के पेपर में मैक्सिमम 2, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, एक हो सकता है या 2। बाकी है मशीन ए की बात हो रही है तो वो इस साइड पर लिख रहे हैं, मशीन ए। फिर बात हो रही है मशीन बी की, फिर बात हो रही है सेल की। ये जो मशीन ए है ये मेरा कंस्ट्रेंट है, क्योंकि इसकी लिमिट बताई हुई है। मशीन बी भी मेरा कंस्ट्रेंट है, क्योंकि मशीन बी की भी लिमिट बताई हुई है। और सेल मेरा ऑब्जेक्टिव है, सेल मेरा ऑब्जेक्टिव है। खत्म होगी बात। नोरेज कह रहा है कि जिस तरह मैट्रिसेस बनाना है, ये उससे भी ज्यादा आसान है नोरेज भाई, क्योंकि मैट्रिसेस के अंदर तो 2 मैट्रिक्स बनाने पड़ते हैं, इसमें तो सिंपल एक ही फॉर्मेट है बस। अब बताते हैं मशीन ए एक्स के कितने यूनिट बनाती है। मशीन ए, चेक करते जाएं, मशीन ए एक्स के 5 यूनिट और वाई के 7 यूनिट, एक्स के 5 वाई के 7, और मशीन ए की कैपेसिटी है 2000। ऐसे करके लिखना है। मशीन ए के बिल्कुल सामने सारी मशीन ए की इंफॉर्मेशन है। मशीन बी 9 यूनिट एक्स के और 4 यूनिट वाई के, और कैपेसिटी उसकी है 4500। ओके होगी बात। और फिर सेल प्राइस एक्स की कितनी है 1200 और वाई की कितनी है 1500। और एक बात याद रखें, जो होता है ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसकी लिमिट नहीं बताई होती, उसकी लिमिट नहीं बताई होती। लिमिट हमेशा कंस्ट्रेंट फंक्शन की बताई होती है, लिमिट हमेशा कंस्ट्रेंट फंक्शन की बताई होती है।
अब आओ जरा इसको हम सॉल्व करते हैं, सिंपल हो गया काम। ये हमारा पहला कंस्ट्रेंट है, लिखते भी हैं, ये हमारा दूसरा कंस्ट्रेंट है, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। लिखना किसके साथ है? x के साथ। अब मैं लिखने लगा हूं, जरा ध्यान से। पहला कंस्ट्रेंट 5x प्लस 7y लेस देन और इक्वल टू 2000, फिर 9x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 4500। ये थे मेरे कंस्ट्रेंट फंक्शन, ये है मेरे कंस्ट्रेंट फंक्शन। और मेरा z फंक्शन मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 1200x प्लस 1500y। लो मेरे भाई, ये मेरे बन गए कंस्ट्रेंट फंक्शन, क्योंकि उसकी लिमिट बताई होती है। और एक बात कंफर्म है कि जब भी कंस्ट्रेंट के बात होगी लिमिट लाजमी साथ होगी, और ये है मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आगे तो अगर वो सवाल करने के लिए कहता है कि मुझे यूनिट बताओ या प्रॉफिट बताओ, वो तो हमें करना आता है। हम क्या करेंगे? इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में कॉर्नर पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे, मिनिमम या मैक्सिमम जो कहेगा वो फाइंड करके दे देंगे। उसमें तो आप माशाल्लाह बब्बर शेर हो। अब एक चीज और कंफर्म करें कि जब भी यूनिट्स की बात होती है, ये बात लाजमी साथ लिखते हैं कि एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये भी इसका हिस्सा होता है। एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ये भी इस फंक्शन का हिस्सा होता है, और वो बताया हो या ना हो। तो ये हमें पेपर में बनाना आ सकता है। कंस्ट्रेंट फंक्शन बनाओ और ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाओ, और आपके क्वेश्चन बैंक के अंदर इसकी ढेर सारी प्रैक्टिस है। आपके क्वेश्चन बैंक के अंदर इसकी ढेर सारी प्रैक्टिस है। ओके की बात, बनाना आ जाएगा। अब आपने क्या करना है? आपने सिंपल ये करना है कि स्टार्ट करो। स्टार्ट कहां से करना है? क्वेश्चन नंबर 7 पॉइंट मेरे ख्याल में 16 है टोटल। 7.16 से बैकफुट आना है 7.1 तक, सारे सवाल करने पूरे के पूरे। चलें, कल आपका ऑफ हो गया, मंडे को मैंने ये सबके चेक करने हैं, ठीक है? मंडे वाले दिन, ठीक है? आपने करना क्या है? आपने ये काम करना है कि 7.16 से लेकर 7.01 तक सारे के सारे सवाल करने हैं। 7वां चैप्टर डन। और उसमें अब कोई क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना, जो हुए हैं ठीक है, जो नहीं होते वो भी करने हैं, ठीक है? और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम बाकी चीजें आगे देखेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।